तो दोस्तों आज के समय में अगर हम देखें तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को काफी ज्यादा प्राथमिकता देता जा रहा है। इनफैक्ट जो इस बार का रीसेंट बजट था तो वहां पर भी एक हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाने पर फोकस किया गया है। यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत हमारी जो भी पेट्रोलियम पर निर्भरता है तो उसे कम करना है और साथ में अभी फिलहाल जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ता जा रहा है तो उसे भी ड्रास्टिकली कम करना है ताकि एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। और इसी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने ही इंडिया और जापान के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग में अब ये हाइड्रोजन के रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स है वो सब शामिल थे फ्रॉम इंडिया एंड जापानीज साइड। यहाँ पर जो भी फिलहाल के रीसेंट इनोवेशंस है, ट्रेंड्स, कंसर्न्स, सॉल्यूशंस जो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए, तो इन सभी बातों पर काफी अच्छे से फोकस किया गया। और वैसे भी अगर हम हमारे रिलेशन को देखें विद जापान तो वो हमेशा से काफी स्ट्रांग रहे हैं और इनफैक्ट अब यहाँ पर इस रिलेशन को एक स्ट्रैटेजिक रूप में बदलने के लिए यहाँ पर इंडिया ने अब अपना आगे कदम बढ़ा दिया है। अब सभी को पता होगा कि जापान हमेशा से काफी आगे रहा है व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोजन फ्यूल। आज के समय में अगर हम देखें तो जापान के साथ एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट जापान में ही पहली ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी थी टोयोटा जिन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन व्हीकल को ऑफिशियली लॉन्च किया है और इनफैक्ट ये उन्होंने कई साल पहले ही कर लिया था। तो एक तौर से हम कह सकते हैं कि जापान ऑलरेडी फ्यूचर रेडी हो चुका है हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर। तो जब इस वर्चुअल मीटिंग में हाइड्रोजन के प्रोस्पेक्ट्स और उसके इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था तब यहाँ पर इंडिया के एम्बेसडर जो कि जापान में है, संजय कुमार वर्मा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की अभी फिलहाल अगर हम रिन्यूएबल कैपेसिटी देखें तो हमारी पूरी कैपेसिटी में से लगभग 38% हम रिन्यूएबल एनर्जी से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो ये है लगभग 136 गीगावाट एज ऑफ नाउ और हमारा टारगेट है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट्स के रिन्यूएबल एनर्जी को बना ले और 2030 आते आते हम 450 गीगावाट्स की कैपेसिटी को इंस्टॉल कर लें। लेकिन अभी हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। हमारा जो सोलार का टारगेट था तो वही अब काफ़ी लैग होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 और भी कई तरह के रीजंस के चलते। लेकिन हम इसे दोबारा ऑन ट्रैक ला सकते हैं और हाइड्रोजन इसमें एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। अब वैसे तो हमने अभी ही शुरू किया है हाइड्रोजन इकोनॉमी पर फोकस करना, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जापान पहली ऐसी कंट्री था जिन्होंने बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी पर फोकस करना शुरू कर दिया और इनफैक्ट ये हाइड्रोजन उनके 5th एनर्जी प्लान में भी इंक्लूडेड है। इसके बाद आगे उन्होंने सीधा पॉइंट पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच अभी ये जो रणनीतिक संबंध है तो इसे हमें एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा। अब इस स्ट्रैटेजिक रिलेशन को हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत ले जाना है ताकि जो भी हाइड्रोजन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है या नॉलेज है तो उसके ज्ञान का हम आदान प्रदान कर सके। और इस नॉलेज शेयरिंग के तहत इंडिया का जो गोल है 2030 तक 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो टारगेट भी काफी आसानी से कंप्लीट हो सकता है। और इसके रिस्पॉन्स में मियामोटो शिंगो जो कि मिनिस्टर है एम्बेसी ऑफ जापान के, तो उन्होंने भी कहा कि इंडिया और जापान एक काफी गुड पोजीशन में अभी फिलहाल मौजूद है। यहाँ पर इंडिया और जापान इको फ्रेंडली हाइड्रोजन के साथ साथ जो हमारे बायोफ्यूल्स है तो उस पर भी हम और कई सारे रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपरेशन के तहत हम और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आ सकते हैं। और देखिए हाइड्रोजन केवल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है, हम इसे एक बेहतरीन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन के तहत भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम फिलहाल बड़ी एक्सपेंसिव लिथियम आयन बैटरीज पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक काफी एनर्जी स्टोरेज का एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। वैसे इंडिया में भी यहाँ पर काफी इंटेंस रिसर्च की जा रही है। इनफैक्ट हमारे IITs तो सी वाटर से हाइड्रोजन को कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसे कमर्शियलाइज होने में काफी समय लग सकता है। और वहीं जापानीज टेक्नोलॉजी देखे तो आज के समय में पूरे वर्ल्ड में वो काफी ज्यादा वेल प्रूवन है। बट अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से देखें तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी काफी अच्छा काम किया है। इन्होंने 30 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है रिलेटेड टू हाइड्रोजन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज। और इनफैक्ट अब यहाँ पर तो एक न्यू कैटलिस्ट की भी खोज की जा रही है लाइक हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग, जिसके तहत हम मोर इकोनॉमिकली हाइड्रोजन फ्यूल को यूज कर सकते हैं। तो अब इस इंडिया और जापान के पार्टनरशिप के साथ आने वाले 2 से 3 सालों में भी अगर हमें कुछ फ्रूटफुल नतीजे देखने मिलते हैं रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्टोरेज या फिर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन, देन इंडियन इकोनॉमी में ये एक काफी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारी फिलहाल की जो निर्भरता है क्रूड ऑयल पर, जिस पर हर साल हम लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं, तो वो भी ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। अब काफी स्टडीज में यहाँ पर दावा किया गया है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन का मार्केट जो होगा 2030 तक, तो वो लगभग $420 बिलियन का एक विशालकाय मार्केट होगा। सो अगर इंडिया और जापान एक काफी बेहतरीन कॉर्पोरेशन के तहत इस पर आगे काम करें तो हम एक रीजनल अलायंस भी फॉर्म कर सकते हैं विद साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर टू एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन।
बिकॉज इंडिया में कैपिटल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम लगेगा। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इससे हमें और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक अलग से प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव भी अनाउंस करनी चाहिए फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, जिससे आने वाले समय में हम इस काफी बड़े मार्केट को अपॉर्चुनिटी में बदल सके।